छत्तीसगढ़ में नक्सलियों में ऐसी भगदड़ मची है कि वो अब शहर की ओर भागने लगे हैं। हाल ही में रायपुर और कोरबा में शहरी क्षेत्रों में छिपे कुछ नक्सली पकड़े गए हैं। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक नक्सलियों ने शहरों में छिपने के लिए 4 ट्रैक बनाए हैं। इनमें पहला रूट गैंगटिक कहा जाता है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और कोलकाता का रूट है। जबकि दूसरा रूट पुणे, मुंबई, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद का है। तीसरा रूट हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जबकि चौथा रूट चेन्नई, कोयंबटूर और बेंगलुरु का है। मतलब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को ऐसी मार पड़ रही है कि वो अब छिपने के लिए जंगलों से बाहर शहर की ओर भाग रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि नक्सली शहरों में पहुंचकर युवा वर्ग को टारगेट कर सकते हैं और धीरे धीरे सामाजिक संगठनों के जरिए अपनी विचारधारा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि नक्सलियों के अर्बन नक्सल वाले नेटवर्क को लेकर खुफिया एजेंसियां पहले से ही अलर्ट है। इस तरह की हर एक मूवमेंट पर करीब से नजर रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नक्सल मुक्त बनाने की मार्च 2026 की डेडलाइन तय कर दी है। कुछ लोगों को यह डेडलाइन अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन 2026 तक भारत कैसे नक्सल मुक्त होगा, इसे समझने के लिए 2014 से 2025 तक की पूरी टाइमलाइन को समझाते हैं। जून 2004 से मई 2014 के बीच देश में 16,463 नक्सली हिंसा हुई, जिनमें 1,824 सुरक्षा बलों की मौत हुई, जबकि 4,684 सिविलियंस मारे गए। इन 10 सालों में देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। इसके बाद जून 2014 से फरवरी 2025 के बीच देश में 7,980 नक्सल हिंसा के मामले सामने आए। इनमें 520 सुरक्षा बलों की मौत हुई, जबकि 1,574 नागरिक मारे गए। इन 10 सालों में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 12 पर आ गई। मतलब 2014 के बाद देश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सल हिंसा में 51% की कमी आई। नक्सली हिंसा में सुरक्षा बलों की मौत का ग्राफ 71% नीचे गिर गया। सिविलियंस की मौत के आंकड़े 66% कम हुए, जबकि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 90% कम हो गई। छत्तीसगढ़ में बस्तर को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले 2 साल में जितने भी नक्सली मारे गए, जितने भी नक्सलियों ने सरेंडर किया, उनमें से करीब 70% नक्सली बस्तर क्षेत्र से ही है। मतलब रेड कॉरिडोर के सेंटर पॉइंट बस्तर में भी नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। ऐसे में अमित शाह मार्च 2026 तक क्यों और कैसे भारत को नक्सल मुक्त बनाने का दावा कर रहे हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो सरकार अपनी सोच सामने रख चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नक्सलियों के लिए रेड कारपेट बिछा है, रेड कॉरिडोर वालों के लिए रेड कारपेट बिछा है, बशर्ते वो पहले हथियार डाल दें और उसके बाद उनका हम स्वागत करेंगे। हथियार नहीं डालेंगे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। ये तो बात हुई जो सरकार ने उनके सामने बात कही है। अब नक्सली बातचीत का बाजा बजा रहे हैं। ये बातचीत का बिगुल इन्होंने तब नहीं फूंका था जब 2010 में सीआरपीएफ के जवानों को घेर कर मारा गया था। ये बातचीत का बिगुल तब नहीं फूंका गया जब 2010 में सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया। 2013 में छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप को ही खत्म एक तरीके से कर दिया था। हमला हुआ था झीरम घाटी में, सब कुछ याद है। आज सियासत के एक नेता डी राजा जी की तरफ से आवाज उठी है कि बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आवाज सियासत से उठी है, तो शुरुआत भी हम सियासी नेताओं से ही करेंगे। पहले परिचय अपने मेहमानों का हम आपसे करवा दें। शताब्दी पांडे हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है शताब्दी आपका। अभय नारायण राय जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय नक्सल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एडिशनल एसपी रहे हैं छत्तीसगढ़ में और जिन्होंने ग्राउंड पर रहकर तमाम हालात को अपनी आंखों से देखा है, उन चुनौतियों को महसूस किया है जो इस लड़ाई में सामने आई हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा है शताब्दी पांडे जी आपसे ही, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता ने आवाज उठाई है कि बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। नक्सल मुक्त भारत क्या होता है, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, हमारे हमारे माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने
इस नक्सलवाद के समापन समारोह पर कह दिया है कि हथियारी नक्सलवाद का समापन मार्च 2026 को हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने स्वयं यह कहा है कि पहले हथियार छोड़ दीजिए, तभी आपके साथ हमारे सुरक्षा बल किसी प्रकार की गोली नहीं चलाएंगे। तो ये उनको सोचना पड़ेगा, यदि वो चाहते हैं किसी प्रकार की चर्चा तो पहले हथियार छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने नक्सल हत्या की है, अभी रिपोर्ट में सारे आंकड़े बता ही दिए गए हैं, जिस प्रकार से ये आत्मसमर्पण कर रहे शताब्दी जी, हैं, मेरा उससे सवाल ये है, सरकार कह रही है कि हम रेड कारपेट बिछाने को तैयार हैं, मुख्य धारा में आइए, शामिल हो जाइए, सरकार की जो व्यवस्था है, संविधान की जो व्यवस्था उसको मानिए, उसका हिस्सा बनिए। तो यहां पर बातचीत तो निरर्थक ही हो जाती है, बातचीत का स्कोप ही कहां है यहां पर? आइए, मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, हथियार छोड़ दीजिए। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप सबसे पहले अपने हथियार छोड़िए। वो हथियार छोड़ेंगे तभी कुछ उनके साथ में यहाँ पर किया जा सकता है। केवल वो हथियार चलाते रहेंगे, दोहरी राजनीति अपनाएंगे, यहाँ वो अपने पत्र भेजते हैं और भ्रम फैलाते हैं और उसके बाद फिर वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उनके नेता, अभी सीपीआई के नेता आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि आप सबसे पहले जो आपने रेड कॉरिडोर बना रखा था, जो 70% हिस्सा देश का उसमें कवर हो चुका था, उसको आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना कम कर दिया है। तो अब उनसे यही कहना है कि आप अपना ये रेड कॉरिडोर छोड़िए, आपके लिए रेड कारपेट बिछा रखा है। मैं सीधे अभय जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अभय जी, डी राजा जी का बयान आपने सुना, उसी पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या बगल में बंदूक रखकर बातचीत हो सकती है जब सरकार कह रही है कि हथियार छोड़िए, मुख्य धारा में आइए?